हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। तो आप लोग प्रश्न को देखिएगा, जो कि 17 फरवरी को आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम है, उसमें 100% लड़ने का चांस है। तो आप लोग प्रश्न को देखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। ये सभी प्रश्न जो कि क्वेश्चन बैंक से है, ये हर साल पूछा हुआ प्रश्न में से है। तो आप लोग देखिएगा प्रश्न को और जवाब देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन को याद करिएगा, जो कि प्रश्न भी आई है। तो देखिएगा प्रश्न को। जब प्रश्न नंबर पहले का है कि जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गए। तो जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गए, तो आप लोग इसका धूर्त लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर धूर्त लोग आलसशाला में आग लगी तो भाग गए थे। इसका करेक्ट आंसर धूर्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो इसका आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो देशभक्ति लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, जो डिपह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा और इसका आंसर डिपह लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्लस मातुपह से कौन सा पद बनेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ज्ञान प्लस मातुपह से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर जो कि ज्ञानवान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ज्ञानवान शब्द बनेगा। आप लोग इसका करेक्ट आंसर ज्ञानवान लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि सांचह प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है। तो सांचह प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा, तो वर्तमानमः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नमनः में कौन सा प्रत्यय है। तो जो नमनः है, इनमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो कि 17 इसका सत्री इसका करेक्ट आंसर आप लोग भी लगाइएगा। प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ठकह प्रत्यय में कौन सा पद है। तो ठकह प्रत्यय में कौन सा पद हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, धार्मिक पद इसका हो जाएगा। इसका डी लगाइएगा और एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न है कि भवेतः किस लकार का रूप है। तो जो भवेतः है वो किस लकार का रूप है, तो आप लोग विधिलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधिलिंग इसका करेक्ट आंसर विधिलिंग लगाइएगा अगर आए एग्जाम में तो। अगला प्रश्न है कि वाची में कौन सी विभक्ति है। तो वाची में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो सपत्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सपत्मी लगाइएगा और एग्जाम में आए तो देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर सपत्मी लगाइएगा। ये सभी प्रश्न जो कि एग्जाम से व्यू से है, आप लोग देखिएगा और इसका याद करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है कि किमह प्लस त्रलह से कौन सा अव्यय बनेगा। तो इनसे कौन सा अव्यय बनेगा, तो आप लोग याद रखिएगा, कुत्रह इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृष्ठवानः में कौन सा प्रत्यय है। तो पृष्ठवानः में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आप लोग देख के बताइएगा कि पृष्ठवानः में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो जो कत्वतु है इसका प्रत्यय हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हनः धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है। तो जो हनः धातु है उसका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन इनमें से कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, धनंती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधा ध अनंती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस समास का उभय पद प्रधान होता है। तो इनमें से किस समास का उभय पद प्रधान होता है, अगर आप लोग सभी के एग्जाम में पूछे तो द्वंद्व लगाइएगा, जो कि आप सभी लोग याद रखिएगा, उभय पद जो कि द्वंद्व समास का प्रधान होता है।
अगला प्रश्न है कि किस पद में स्वर संधि है। तो इनमें से किस पद में स्वर संधि है, तो सैनमः में स्वर संधि है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कर्णमः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कर्णमः के संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, तो कमः प्लस कर्णमः इसका करेक्ट आंसर बनेगा। संधि विच्छेद आप लोग याद करिएगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ये ततः श्रुतावा की संधि क्या होगी। तो ये ततः प्लस श्रुतावा की संधि इनमें से क्या होगी, तो आप लोग सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बी लगाइएगा, जो कि ये तः छुतावा बनेगा। ये ततः प्लस श्रुतावा की संधि करेक्ट आंसर बी लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से ली गई है। तो जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है वो किस ग्रंथ से ली गई है, तो आप लोग बताइएगा इसका संकलित किस ग्रंथ से है। तो कर्णभार रूपक से ये कर्ण दानवीर पाठ ग्रंथ ही संकलित है। अगला प्रश्न है कि वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। तो वास्तव में अशांति के कारण आप सभी के पूछे तो आप लोग इसका आंसर लगाइएगा। 2 कारण है अशांति के, इसका करेक्ट आंसर 2 लगाइएगा। आप सभी लोग सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न को अच्छा से याद करिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में इस प्रश्न को आने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट्स से एग्जाम में पूछने की संभावना बनता है। अगला प्रश्न की शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। तो जो शास्त्रकारा पाठ है वो किस शैली में है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रश्नोत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है। तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है, तो आप लोग याद रखिएगा जो कर्मवीर कथा है वो दलित ग्रामवासी पुरुष की जो पाठ है उसमें कर्मवीर कथा से दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न VVI है जो कि एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा है, रिपीट होता है एग्जाम में। आप सभी लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा मूल शंकर उनका बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। तो रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे, तो घर गए थे। आप सभी लोग याद रखिएगा, अगर आए एग्जाम में तो घर लगाइएगा। अगला प्रश्न कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे। तो स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे थे, तो मथुरा पहुँचे थे। आप सभी लोग इसका आंसर मथुरा लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न है कि DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई। तो DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी लोग इसका आंसर 1883 याद रखिएगा। DAV की विद्यालय की स्थापना 1883 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है। तो मंदाकिनी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गंगा नदी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है। तो कहाँ की गंगा का वर्णन है, तो आप लोग याद रखिएगा चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। आप सभी लोग इसका आंसर चित्रकूट दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है।
तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन से आप लोग बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर वाल्मीकि जी हो जाएंगे। आप लोग इसका आंसर सी को अगर एग्जाम में आए तो वाल्मीकि जी लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो सीता जी को संबोधित किया है। आप लोग एग्जाम में आए तो सीता को लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि जनक की सभा में कौन थी? तो जनक की सभा में कौन थी? तो गार्गी जनक के सभा में थी। तो आप लोग इसका आंसर गार्गी लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि मथुरा विजयमः किसकी रचना है? तो मथुरा विजयमः किसकी रचना है? तो इसका आंसर आप लोग गंगा देवी, आप लोग इसका आंसर गंगा देवी लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा विशाल संस्कृत साहित्य संवर्धित है। आप सभी लोग इसका आंसर कवियों और शास्त्रकारों दीजिएगा। अगला प्रश्न कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो 2 पद संकलित है। आप सभी लोग इसका आंसर 2 लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीतकानी खाली स्थान पद किस पुराण से संकलित है? तो जो ये है भारत महिमा पाठ में ज्ञानती देवा किल गीतकानी, ये किस पद के पुराण से संकलित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा विष्णु पुराण। इसका करेक्ट आंसर विष्णु पुराण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत भूमि सादा किससे सेवित है? तो भारत भूमि सादा किससे सेवित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। सागरों से, पर्वत और झरनों से, नदियों से भारत भूमि सादा के लिए सेवित है। आप सभी लोग इसका आंसर डी लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन इनमें से क्या हो जाएगा? तो गर्भ रक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग गर्भ रक्षा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नध समुद्रे अस्त गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? तो इनमें से प्रश्न निर्माण कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर का लगाइएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मंत्री थे। आप सभी स्टूडेंट्स इसका याद रखिएगा। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? अगर एग्जाम में पूछे तो मंत्री लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि गोलघर कहाँ है? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर बताइएगा कि गोलघर कहाँ है। तो याद रखिएगा पटना में गोलघर है। तो आप लोग इसका आंसर पटना बिहार में गोलघर है। तो आप सभी लोग पटना लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि भावतः शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है? तो भावतः शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका भावतामह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तिष्ठती में धातु क्या है? तो तिष्ठती में धातु इनमें से क्या हो जाएगा? तो अस्था हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तुमुनः प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? तो तुमुनः प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर हनुतुमः दीजिएगा अगर एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न है कि राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय हो जाएगा? तो अरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो निपुणा में इनमें से कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, तो टापह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी के एग्जाम में आए तो ये दीजिएगा टापह। अगला प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है। तो जो व्याघ्र पथिक कथा है वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो हितोपदेश। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हितोपदेश दीजिएगा इसका आंसर। आप सभी स्टूडेंट्स प्रश्न को देखकर अच्छा से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। सभी प्रश्न पूछा हुआ है 2009 से 2023 तक जितने भी संस्कृत का प्रश्न पूछा है वो इसमें से रिपीटेड प्रश्न है, 2-4 बार आया हुआ है। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा कि बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में इनमें से क्या था, तो आप लोग इसका आंसर जो कि बाघ के हाथ में क्या था, तो कुश था। आप सभी लोग कुश इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तौ कंकणम किसका कथन है। तो इसमें से किसका कथन है, तो पथिक का कथन है। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर पथिक दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार है। तो इनमें से किसके बिना ज्ञान भार है, तो आप सभी लोग क्रिया लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्रिया हो जाएगा। प्रश्न में क्रिया इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो साधु का स्त्रीलिंग रूप इनमें से क्या हो जाएगा, तो साध्वी इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसका साध्वी आंसर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि माथह प्लस कतवा से कौन सा अव्यय बनेगा। तो माथह प्लस कतवा से अव्यय बनने वाला इनमें से क्या हो, कौन सा शब्द हो जाएगा, तो मथी तत्वा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो सर्वदा में तद्धित प्रत्यय इनमें से क्या हो जाएगा, तो जो धा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रजकह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो रजकह का स्त्रीलिंग रूप इनमें से क्या हो जाएगा, तो रजकीय इसका स्त्रीलिंग रूप बनेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स रजकीय इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुरणीय नियान खाली स्थान महियानह पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो अनुरणीयान नह में और खाली स्थान महियानह पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद हो जाएगा, तो आप सभी लोग इसका आंसर महत्व दीजिएगा। आप सभी लोग इसका आंसर महत्व दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। उसमें 5 मंत्र थे, तो आप लोग इसका आंसर 5 मंत्र दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो ये बात पटना में हमेशा युद्ध और आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो आप सभी लोग इसका आंसर भगवान बुद्ध इसका दीजिएगा, जो कि भगवान बुद्ध ये बात कहे थे। अगला प्रश्न कि काव्य मीमांस के कवि कौन है। तो काव्य मीमांस के कवि आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि काव्य मीमांस के कवि कौन हो जाएंगे, तो राजशेखर हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा, राजशेखर इसका आंसर दीजिएगा अगर एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न कि अलस गाथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो अलस गाथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि अलस गाथा कैसी गाथा है। तो जो अलस गाथा है वो कैसी गाथा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा
ये जो कि व्यंग्यात्मक कथा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि अच्युतराय कहाँ के राजा थे? तो अच्युतराय कहाँ के राजा थे? तो इसका आंसर विजयनगर लगाइएगा आप सभी स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स प्रश्न को याद करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है। देखिएगा प्रश्न की स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर जो कि सत्य लगाइएगा। सत्य से मुंह स्वर्णमय पात्र का ढका हुआ है। अगला प्रश्न की चजल पद में कौन सी संधि है? तो इनमें से कौन सी संधि हो जाएगा? तो व्यंजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यंजन। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो इनमें से किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो आप लोग ऑप्शन से बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर समास हो जाएगा। समास अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं, इसका आंसर समास हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्रजातंत्रमः का विग्रह क्या होगा? तो प्रजातंत्रमः का विग्रह क्या हो जाएगा? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर प्रजानामः तंत्रम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति इनमें से नहीं होती है? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर जो कि चतुर्थी नहीं होती है, आप लोग इसका आंसर चतुर्थी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की यसे च भावेन भावलक्ष्मण सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका याद रखिएगा। उदिते सुरेश गृह गतः, इसका आंसर सी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो जो निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति इनमें से हो जाएगी? तो विभक्ति इनमें से द्वितीय हो जाएगी। आप सभी लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो द्वितीय लगाइएगा। अगला प्रश्न की संभवमः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो संभवमः पद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो समः उपसर्ग हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न की धनुषा में मूल शब्द क्या है? तो धनुषा में मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो धनुषः इसका मूल शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न की अस्थि किस धातु का रूप है? तो अस्थि किस धातु का रूप हो जाएगा? तो अस्थि अस धातु का रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न की तस्मीनः पद का मूल रूप क्या है? तो तस्मीनः पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? तो तत्रः मूल रूप हो जाएगा। इसका आंसर तत्रः दीजिएगा अगर एग्जाम में आए तो। देखते चलिएगा प्रश्न को और याद करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न की निवेदनमः पद में उपसर्ग क्या है? तो निवेदनमः पद में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो नी जो कि उपसर्ग हो जाएगा। इसका आंसर नी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है कि किस पद में परि उपसर्ग है? तो इनमें से किस पद में परि उपसर्ग हो जाएगा? तो परिणामः में परि उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। किस वाक्य में शपथ मयधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो किस में इस वाक्य में
सपत्मय धिकरणे च सूत्र से सपत्मी विभक्ति है, तो आप लोग इसका आंसर तिलेसु तेल भवती इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर तिलेसु तेल भवती याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है, तो इनमें से कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो पश्चिमी विभक्ति हो जाएगी, याद रखिएगा। पक्षी वृक्षमः उपवस्ति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, तो किस सूत्र का उदाहरण हो जाएगा, तो उपन्न धवनस इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में इनमें से कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुविरही समास हो जाएगा। किस पद में द्विगु समास है, तो किस पद में द्विगु समास है, तो सपत्मी में द्विगु समास हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर सपतपदी आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरणोपरांत जो कि अंत्येष्टि संस्कार होता है। आप सभी स्टूडेंट्स इसका याद रखिएगा, मरणोपरांत जो कि होता है। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समावर्तनम संस्कार होता है। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो विवाह इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की विधा की रक्षा किससे होती है, तो विधा की रक्षा किससे होती है, तो योग से होती है। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो अहिंसा है। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर अहिंसा दीजिएगा। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, तो नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, तो 10 श्लोक है। आप सभी स्टूडेंट्स 10 श्लोक इसका आंसर लगाइएगा। राम प्रवेश राम को छत्रनाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया था, तो ये उपदेश किसने दिया था, तो उनके गुरु जी ने दिया था। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर गुरु जी लगाइएगा। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो राम प्रवेश राम का जो जन्म किस गांव में हुआ था, तो भिखन टोला एक गांव है, वहां पर राम प्रवेश राम जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते चलिएगा। अलसनामा कथा का समस्त पद क्या होगा, तो अलसनामा कथा का समस्त पद जो कि आलस कथा हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि तन्मय धय पद में कौन सी संधि है, तो इनमें से कौन सी संधि हो जाएगी, तो इनमें से जो कि संधि तन्मयधय में व्यंजन संधि हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। मुनिरमः में कौन सी वर्ण की संधि हुई है, तो इसमें देख लीजिएगा मुनि रमय में किन वर्णों की संधि हुई है, तो जो हलंत और अ इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पित्रादेश का संधि विच्छेद पितरः प्लस आदेश इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी इसका आंसर पितरः प्लस आदेश दीजिएगा।
नी प्लस रोग की संधि क्या होगी? तो नी प्लस रोग की संधि जो कि निरोग, इसका संधि हो जाएगा। आप सभी लोग निरोग इसका आंसर दीजिएगा। नरेश किस संधि का उदाहरण है? तो नरेश इनमें से किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो जो स्वर संधि का नरेश इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस समास का पद प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो इनमें से किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो जो नज समास होता है, नज का समास का जो होता है नकारात्मक होता है। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर सी लगाइएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि ये सभी प्रश्न जितने भी हम प्रश्न कराए हैं, ये सभी प्रश्न हर साल पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को आने की संभावना एग्जाम में ज़्यादा है। इस प्रश्न को, बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका पंचमी विभक्ति होती है। आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर पंचमी लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि भिन्नार्थाना भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो इनमें से कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो बालः सर्वपात्र विभेति इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। बी उपसर्ग किस शब्द में है? तो बी उपसर्ग इनमें से किस शब्द में है? तो विद्वान में जो विवाह है, तो इसका आंसर जो कि विवाह हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इससे पहले हम संस्कृत का सेट 1 करा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है। तो आप सभी स्टूडेंट्स उस क्लास को देख लीजिएगा। इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को अगर अच्छा लगा होगा क्लास, तो आप लोग कमेंट करके आप लोग जो भी राय होगा आप लोग बताइएगा। प्रश्नों को सभी स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा। अगर अच्छा क्लास लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो राय होगा आप लोग बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। जो कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन था, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को और याद करिएगा, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है क्वेश्चन बैंक से। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।